सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज थोड़े से आप थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रखना, क्योंकि आज जो सम है 14 सम है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, उसको समझने के लिए हो सकता है मैं ये एक बार में ना भी कर पाऊँ, दोबारा से करना पड़े, मतलब थोड़ा सा लंबा। तो दे क्या रखा है इसमें, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी और ए सी और मीडियन। ये तुम्हें कुछ कुछ 12 की तरह लगेगा, लेकिन 12 से थोड़ा सा अलग है। देखो 12th में इसमें क्या फर्क है, इसमें भी दो ट्राइंगल दे रखी हैं, दो ट्राइंगल दे रखी हैं ए बी सी, और एक हमने बना ली पी क्यू आर ही होगी ना, हाँ पी क्यू आर। तो ए बी सी पी क्यू आर, और इसमें भी एक मीडियन है, एक मीडियन है ए डी और एक मीडियन है पी एम, इसमें भी मीडियन है। तो फिगर बिल्कुल 12th की तरह है। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या क्या दे रखा है वो पढ़ लो। ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू। ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, और पी एम प्रोपोर्शनल है ए डी के। और प्रोपोर्शनल है तो तीनों का रेशियो इक्वल है। ठीक है, ए बी ए सी ए डी ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है पी क्यू पी आर पी एम के। और हमें ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो 12th में क्या था, 12th में इस ए सी की जगह पे ये बी सी आया हुआ था, इतना फर्क था ना। ए बी बी सी ए डी था, और बी सी की वैल्यू हमने 2 बी डी रख दी थी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो बी सी की वैल्यू क्या रख दी थी, 2 बी डी रख दी थी। लेकिन इस वाले में नहीं। अब आगे करते हैं, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ए डी को थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, इसी तरह से एम को भी थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। ए डी को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, जितना ए डी है, मतलब ए डी बराबर कह सकते हो डी ई, और ई को सी से मिलाया। मेरी बात समझ गए, ये कितना आगे बढ़ाना है, जितना ए डी है, ए डी के जितना ही इसको आगे बढ़ा दिया। अब पी एम को भी आगे बढ़ा दो, इतना ही। पी एम को इसके बराबर बढ़ा दिया, मान लो पी एम एन पी क्यू आर एस टी, एन नाम लिख दिया। ठीक है, एम एन जैसे डी ई था वैसे एम एन, और इसको इससे मिला दिया। ये आर को अलग लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन में करना है। तो इसमें क्या करते हैं, एडी को आगे बढ़ाया, मतलब एक्सटेंड किया। एक्सटेंड या इंक्रीज, एक्सटेंड ही ठीक रहेगा। एक्सटेंड एडी टू ई सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई। एडी को आगे ई तक बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि एडी और डीई दोनों बराबर हैं। हिंदी में अच्छा चलो एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं, एक्सटेंड एंड पीएम, पीएम को कहां तक बढ़ाना है, एन तक, सच दैट ये ऐसे लिखते हैं भाई, पूरा लिखना है तो सच दैट ये स्पेलिंग होती है, बाकी एस टी लिख दो। सच दैट पीएम इज इक्वल टू एम एन। हिंदी में तो क्या लिखना है, एडी को ई तक बढ़ाया, हिंदी में क्या लिखेंगे, एडी को ई तक आगे बढ़ाया, या इकट्ठा नहीं, चलो आगे लिखते हैं, आगे बढ़ाया, जिसमें एडी बराबर डीई तथा पीएम को एन तक बढ़ाया, जिसमें पीएम बराबर एम एन, है ना। हिंदी वाले इस तरह से लिख लेना। आगे आते हैं हमारे प्रूफ में। प्रूफ सबसे पहले समझ लो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताता हूं क्या क्या करने वाले हैं। इस ट्रायंगल को इसके दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट, फिर इस ट्रायंगल को
इसके दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट। समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट बताता हूं। इस ट्रायंगल को इसके दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट, इस ट्रायंगल को इसके दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट। फिर ये जो आपको हाफ इतनी सी दिखाई दे रहा है ना पूरी ऊपर से नीचे तक, ये हो जाएगी इसके सिमिलर। ये 3 काम करने भाई, उसके बाद सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको इसके कॉन्ग्रेंट कैसे भाई, देखो एडी तो डी के बराबर है ही, ये तो है ही बराबर। अभी आप समझते जाना, एडी तो डी के बराबर है और एडी मिड पॉइंट मीडियन था तो डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो बीडी है ये भी इसके बराबर है। और ये जो एंगल है ये इसके बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। इस तरह से लिखो, इसमें लिखो एडी बराबर डीई। अच्छा, ये किससे हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन। और बीडी बराबर डी सी, ये किससे हुआ, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट या डी मध्य बिंदु है। डी बीसी का मध्य बिंदु है, लिखना डी बीसी का मध्य बिंदु, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी ई डी सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको हम कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो एस ए एस सर्वांग समता के नियम से। एस ए एस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट हुई, सर्वांगसम हुई, ट्राइंगल ई डी सी, इस पे लगाओ सीपी सीटी, ये कॉन्ग्रेंट है ना सीटी। सीपी सीटी से मैं कह सकता हूं कि ये जो साइड है ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये जो कोण है इसको 2 निशान लगा देता हूं, ये नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 चीजें हमें करनी, और इनको इक्वेशन नंबर नाम देते जाएंगे भाई, कहां कहां में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको नंबर, इक्वेशन नंबर मैंने 1 नाम दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब जो मैं लिखने वाला हूं, कोण ऊपर वाला कोण यानी कि बी ए डी बराबर है ई के बी ए डी यानी कि डी ई सी। ये किसके बराबर, समीकरण नंबर इसको 2 नाम दिया, और हुआ किसे, बाय सीपीसीटी। और दूसरी साइड कौन सी, ए बी बराबर ईसी, ए बी बराबर ईसी। ये समीकरण नंबर 3, इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए 1 2 3 नाम दे रहा हूं। और ये दोनों हुए किससे, बाय सीपीसीटी से। अभी आधा ही काम हुआ है भाई, अभी इसको इसके सिमिलर दिखाना था, इसको इसके कॉन्ग्रेंट सर्वांगसम दिखा दिया, इसको इसके दिखाना है। अब मैं जो कह रहा हूं आप लिख लेना, क्योंकि मेरे लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कोशिश तो करेंगे कि पूरा का पूरा एक में ही आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो चलो कोई बात नहीं। अब इसमें आपको लिखना क्या है, ये जो साइड है PM बराबर MN, लिखते जाना, PM तो बराबर हो गया MN, और ये QM बराबर हो गया इसके MR के, QM बराबर हो गया MR के, क्यों, M मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और ये जो कोण है ये बराबर हो गया इसके, बिल्कुल इसी की तरह से PMQ बराबर हो गया NMR बराबर हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्टिकल अपोजिट। तो कह सकता हूं SAS से मेरी ये वाली ट्रायंगल PMQ भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी NMR के। SAS लगेगा इसमें भी, PM बराबर है MN, QM बराबर है MR और PMQ बराबर है NMR के। ठीक है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो इस पे भी सीपीसीटी लगा देते हैं। इसका भी ऊपर वाला जो कोण है नीचे वाले के बराबर, मतलब एंगल QPM इज इक्वल टू एंगल QPM RNM
ये समीकरण नंबर इसको नाम दे देते हैं 4, इसकी जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर हो जाएगी, मतलब पी क्यू बराबर हो जाएगी एन आर के, मतलब पी क्यू बराबर हो जाएगी एन आर के। ये समीकरण नंबर 5 है, इनकी जरूरत जहां जहां पड़ेगी कर देंगे। इतना काम हो गया। इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, निशान लगा देते हैं। इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। अब जो ये पूरी ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर दिखानी है। कैसे दिखानी है देखो, वैल्यू बहुत सारी आई हुई है। ए बी की वैल्यू इसी आई हुई है, यहां रख दो, ए बी की वैल्यू इसी। पी क्यू की वैल्यू एन आर आई हुई है, कहां रखेंगे, हाँ नीचे, नीचे रख देंगे। पी क्यू की वैल्यू एन आर, और क्या लेना है। अच्छा देखो, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दो क्या क्या वैल्यू। ए बी की वैल्यू इसी, ए बी की वैल्यू क्या क्या रखी मैंने, इसी बाय में। पी क्यू की वैल्यू एन आर, एन आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ऐसे का ऐसा लिख दो, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय में पी एम। यहां पर मैं ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैंने मतलब दो काम किए हैं, मैंने ए बी की वैल्यू रखी, पी क्यू की वैल्यू रखी, ए डी का डबल कर दिया, पी एम का डबल कर दिया, विच इंप्लाइज। अब 2AD की वैल्यू कहां से निकालोगे, 2AD देखो, AD और DE बराबर थे, AD और DE बराबर थे, तो मतलब AD का डबल पूरा AE हुआ कि नहीं हुआ। अरे AD 5 सेंटीमीटर है, DE भी फिर 5 ही सेंटीमीटर है, बराबर है, तो टोटल 10 हो गया, मतलब AD का डबल हो गया 10। तो यहां से मैं कह सकता हूं, मुझे यहां से मैं कह सकता हूं EC बाय में NR इज इक्वल टू AC बाय में PR, और AD का डबल क्या हुआ, AE बाय में PM का डबल क्या हुआ, PM का डबल क्या हुआ, PN। ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था कि PM को आगे बढ़ा था MN तक। मतलब मान लो कि 5 नहीं तो मान लो 7 सेंटीमीटर, कितना भी मान लो कि 7 सेंटीमीटर है, तो 7 ये है, टोटल 14 डबल हो गई भाई। PM का डबल क्या है, PN, पूरा का पूरा P से लेके N तक। अब ये देखो, इसी AC AE, इसी AC और AE इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं हैं, और नीचे जो NR PM PN है ये इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं हैं। और तीनों भुजाएं कैसी हैं, प्रोपोर्शनल हैं, बटे में है, बराबर हैं, तो प्रोपोर्शनल हैं। अब मैं ऊपर वाला साफ करता हूं भाई, गिवन और टू प्रो को साफ करता हूं। ये 1 को याद रखना, 1 की हमें जरूरत अभी भी पड़ सकती है, बाकी देखेंगे, ठीक है। काफी सारा कंस्ट्रक्शन में भी याद रखना। तो SSS समरूपता के नियम से, सिमिलर रोल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल ACE सिमिलर हुई ट्राइंगल उस वाली के PRN। मैं कह सकता हूं अगर ये इसका सिमिलर है तो ये जो एंगल है CAD, ये जो एंगल है CAD किसके बराबर होगा, ये एंगल CAD किसके बराबर होगा भाई, इस वाले एंगल के बराबर होगा RPM होगा। किससे होगा, बाय CPST से होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी और देखते हैं, और इसको नाम क्या देते हैं, समीकरण इसको नाम देना पड़ेगा। कहां तक हो चुकी थी, 5, तो समीकरण नंबर 6। एक और नाम दो, ये जो नीचे वाला एंगल है इसको क्या लिखते हैं, E, इसको हमने लिखा है DEC इज इक्वल टू E बराबर होगा N के RNM के। ये समीकरण नंबर 6 है, तो समीकरण नंबर 7 है, और दोनों की दोनों किससे आई हैं, बाय CPST से आई हैं, CPST से। अरे दोनों चीजें लिख दी, ठीक है। अब देखो,
समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 7 से, समीकरण 2, 4 व 7 से। 2 में BAD का मान है DEC। अभी देखना, एंगल BAD इज इक्वल टू, BAD किसके बराबर है? DEC के। DEC किसके बराबर है? RNM के। RNM किसके बराबर है? QPM के। मैं तो सीधा QPM ही लिख देता हूं। और ये समीकरण नंबर 8 हुई भाई। इनको नाम देते जाना वरना समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। BAD किसके बराबर है? DEC के। DEC कहां था? यहां पर। DEC किसके बराबर आया? RNM के। RNM किसके बराबर आया? QPM के। QPM आगे किसी के बराबर नहीं है, तो QPM मैंने लिख दिया, यानी कि BDA और DBM ये दोनों QPM बराबर हो गई। 6 और 7 को जोड़ दो, समीकरण यानी कि ऐड कर दो। चलो हिंदी में लिख देते हैं। समीकरण 6 व 8 को जोड़ने पर CAD में BAD जोड़ो, मतलब एंगल CAD प्लस एंगल BAD और इज इक्वल टू RPM में QPM जोड़ो, RPM प्लस QPM। बताओ भाई, CAD में BAD जुड़ेगा, CAD में BAD जुड़ेगा तो ये तो पूरा कोण हुआ। पूरा हुआ तो इसको सिर्फ सीधा सा कोण A लिख सकते हैं। वैसे तो इसको BAC भी लिख सकते हैं। इसी तरह से RPM ये वाला है, QPM ये वाला है, ये पूरा कोण क्या हुआ? P बराबर हुआ। यही तो दिखाना था एंगल A, इससे ऊपर वाला है भाई, यही तो दिखाना। देखो शुरू में क्या दे रखा था? AB, AC और AD दे रखा था। अब देखो SSS वहां पर भी क्यों नहीं लगाया? कल भी मैंने उसमें पिछली वीडियो में बताया था 12 सम में AB और BC आया हुआ था और तीसरा AD आ गया। AD तो मीडियन है। इसमें क्या हुआ एक बार मैं लिख देता हूं, AB, AC और AD आया हुआ है। AB किसके? PQ के, AC किसके? PR के और AD किसके? PM के। इस तरह से दे रखा था ना गिवन में, वो जो मैंने यहां पर साफ कर दिया गिवन था। इस AD की तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो लास्ट में कट गया। अब देखो, दो तो भुजाएं और एक ये कोण, दोनों भुजाओं के बीच का कोण है ना ABAC के। AB और AC के बीच का कोण अगर हम PQ और PR के बीच वाले कोण के बराबर दिखा देते हैं तो यही तो हमारा SAS सिमिलर क्राइटेरियन होता है। अब इसके बाद आपको सीधा सा ये 2 लिखनी है। अभी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये 2 लिखनी है और एक ये लिखना है। SAS 2 भुजाएं एक कोण, SAS सिमिलर क्राइटेरियन से ट्रायंगल ABC PQR के पूरी सिमिलर होती है भाई, ठीक है। ये आपको लिखना है। यहां तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहां जगह बन सकती है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो चुका है एंड वो 2 चीजें लिख दो, AB बाय PQ और AC बाय PR। तो SAS सिमिलर रूल, समरूपता के रूल से ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इस तरह से ये हमारे पास ये रिजल्ट है। 4 पार्ट हो गए ना, एक तो साफ भी कर दिया। तो यहां से शुरुआत थी भाई, यहां के बाद यहां पहुंचे, यहां के बाद यहां आए और यहां के बाद ये आया, तब जाके हमारा आंसर आया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा आज आपकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। और आज मैं ज्यादा नहीं करवा रहा, एक तो ये सम करवा रहा हूं और जो बचे हुए 2 सम हैं वो भी करवाएंगे। तो बस क्योंकि ये सम थोड़ा सा लंबा है, यहां पर मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। यहां पर मैंने क्या छोड़ा? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ऐसे नहीं होंगे, ये यहां पर छोड़ा था PM का डबल और ये करना था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो यहां पर भी हमें बहुत कुछ लिखना है, 3-4 लाइनें आएंगी। दोबारा बता देता हूं, देखो क्या करना था। हमारे पास क्या था? अब गिवन टू प्रूव तो साफ हो गया। ये ट्रायंगल ऊपर वाली दे रखी थी, ट्रायंगल ऊपर वाली दे रखी थी, AB AC AD PQ PR PM के प्रोपोर्शनल थी।
हमें दिखाना क्या था भी, जो बीच का एडी है ना, एडी की हमें कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जो ए बी ए सी दे रखा, बीच वाला एंगल ए, पी क्यू पी आर दे रखा, बीच वाले एंगल पी के बराबर दिखाना था। बराबर दिखाने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल के इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाया। इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाया क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी ई, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये मिड पॉइंट है। और एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल ए डी बी इज इक्वल टू सी डी ई के बराबर। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुई। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल के बराबर होगा। ऊपर वाला ये वाला इसके, सेम इसी प्रोसेस से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वर्टिकल अपोजिट, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका भी ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल के बराबर होगा। और ये जो पी क्यू साइड है एम आर के, इसके बराबर होगी आर एन के। फिर हमने ये पूरी ट्रायंगल ली। इस पूरी ट्रायंगल में जो गिवन कंडीशन थी उसमें मैंने एडी का डबल कर दिया था। एडी का डबल करते ही वहां पर एई बना था, एई बना था। ये देखो ये कर रखा, इसी एन आर ए सी पी आर और 2 AD बाई में 2 APN, इसका डबल कर दिया। डबल करते ही ये एई बना। ए बी की वैल्यू मैंने इसी रख दी थी यहाँ पर, और पी क्यू की वैल्यू मैंने आर एन एन रख दी थी, एन आर रख दी थी यहाँ पर। तो ये पूरी ट्रायंगल इसके क्या हुई, सिमिलर हुई। सिमिलर होने से नीचे वाला एंगल नीचे वाले के बराबर हो गया और ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर हो गया। अब देखो हुआ क्या, पहले ये एंगल इसके बराबर आया हुआ था, फिर ये इसके बराबर भी आ गया और ये इस ऊपर वाले के बराबर है। तो कहने का मतलब ये जो इधर वाला एंगल है ये इधर वाले के बराबर हो गया और उधर वाला एंगल उधर वाले के बराबर हो गया। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ते ही पूरा ए बना और ये पूरा का पूरा पी बना। फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देख लेना। अभी हम बाकी के सम करते हैं। आज बस हम 3 ही सम करेंगे, मतलब इसके साथ 14 के साथ 15 और 16 और करते हैं। 15 में क्या है, 6 मीटर। देखो भाई, एक 6 मीटर कोई पोल है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है 6 मीटर का, और उसकी जो शैडो है, शैडो की यहां पर इस तरह से लेंथ बनती है 4 मीटर की। 6 मीटर 4 मीटर का, ठीक है। जैसे कि ऊपर जैसे सन होगा, सन की ऐसे लाइट आती है ना, लाइट, तो जहां तक लाइट जाएगी उतनी शैडो बनेगी, ऐसा ही होता है ना। दूसरा एक और है मीनार। मीनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीनार को पता नहीं, बट देखो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग कह सकते हो। एक कोई बिल्डिंग है जिसकी लेंथ ऑफ शैडो 28 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो। इसकी हाइट का नहीं पता और हमें यही निकालनी है, लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है। लेंथ ऑफ शैडो क्या है, 28 मीटर। इसकी नहीं पता तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल PQR। तो देखो कैसे करना है। अब ये थ्योरम तो है नहीं, ये थ्योरम नहीं है भाई, ये क्वेश्चन है। इसकी हाइट निकालनी मतलब थ्योरम नहीं है। इसमें हमें गिवन टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है। गिवन टू प्रूव इसी में लिखते हैं जो थ्योरम होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हमने, AB हमने क्या माना, एक स्तंभ माना, पोल माना, और PQ मीनार मतलब बिल्डिंग ही होगा, बाकी मुझे पता नहीं बिल्डिंग के अलावा और इसको क्या लिख रखा है इंग्लिश में। तो आकृति में तो AB एक स्तंभ, वह PQ एक मीनार है। ये इस तरह से लिख दिया करो, कोई ज्यादा नहीं, मीनार है। और क्या है, AB की लंबाई है 6 मीटर, BC की लंबाई है 4 मीटर, QR की लंबाई है 28 मीटर। PM का हमें पता नहीं, PQ का हमें पता नहीं। सबसे पहले तो एक चीज लिखो, ये जो है ना ये 90 डिग्री का, तो बिकॉज AB परपेंडिकुलर BC, PQ परपेंडिकुलर QR। देखो भाई, कोई भी चीज, पोल हो, बिल्डिंग हो, मीनार हो, कुछ भी हो, वो सीधा खड़ा होता है हमेशा वर्टिकल, और वर्टिकल चीज ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि एक पर्सन, जैसे कि फिलहाल मैं खड़ा हूं, आप खड़े होगे, तो आप सीधे खड़े होगे। सीधे खड़े होने का मतलब आप जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो।
जैसे कोई भी चीज, जैसे दीवार है, दीवार भी बिल्कुल सीधी होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण। दूसरा तुम कह सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, इसको कहते हैं भाई उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एलिवेशन कोण, एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन, एलिवेशन। हाँ, ये थोड़ा सा 9th चैप्टर में आएगा, 9th चैप्टर में आएगा। जो हमारा 9th चैप्टर है उसमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरह के दो कोण होते हैं। दो कोण क्या होते हैं? जो सनलाइट है, वैसे तो इसका उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये हमारे आई साइड से बना है। जैसे कि कोई पर्सन इस तरह से खड़ा है, जैसे मैं ऊपर देख रहा हूं किसी चीज को, मान लेते हैं कि कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, ठीक है, बना लेते हैं इसी तरह से, मान लो ये हाथ हैं, पैर हैं, इसी तरह से मान लो, और ये ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है ऐसे, आई साइट, इसको हम क्या कहेंगे? आई साइट। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ये इसकी दृष्टि रेखा है, आई साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, अब यहीं से आई साइड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो जब कोई पर्सन ऊपर देखता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है, ये तो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, ये अवनमन होगा भाई, डिप्रेशन होगा, ये अवनमन कोण होगा। ठीक है, ऊपर बनता है। अब देखो, जैसे कि फिलहाल पर्सन कोई सीधा खड़ा है तो सीधी आई साइट ये होती है, सीधी आई साइट। अब थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो मतलब सीधी वाली के साथ ये वाला एंगल बना। थोड़ा सा अगर नीचे देखने लगा, कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, नीचे देखने लगा, तो ये जो नीचे की तरफ बनता है ये अवनमन कोण होता है, डिप्रेशन एंगल वो इसको बोलते हैं। एलिवेशन और डिप्रेशन, उन्नयन और अवनमन। तो ये थोड़ा सा 9th चैप्टर में इसमें डिटेल में हम पढ़ लेंगे। फिलहाल तो इतना याद रख लो कि उन्नयन कोण मतलब नीचे बनता है, ये नीचे बनता है। ये ऊपर वाला कोण भी अवनमन कोण ही होता है। ठीक है, अवनमन कोण ही होता है। तो ऊपर वाला अगर आपको लिखना है तो अवनमन, या फिर आप नीचे वाला लिख दो सी और आर, इसको आप उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कह सकते हो। दो कोण बराबर हो गए, ए समरूपता के नियम से, ट्रायंगल सिमिलर हुई, ए बी बाय पी क्यू, सीपीएसटी लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर, और बीसी बाय क्यू आर, किससे? बाय सीपीएसटी से। ए बी की वैल्यू सारी वैल्यू रख दो, 6 रखी, पी क्यू का हमें पता नहीं, निकालनी है। बीसी की वैल्यू कितनी है? 4 है, और इसकी कितनी है? 28 है। आर पार गुणा करो, 4 गुणा में पी क्यू होगा और 28 गुणा में 6 होगा। बाद में ये 4 भी बटे में आ जाएगा, 4 से इसको काटा 7, 42 मीटर। तो पी क्यू हमारे पास कितना आया? 42 मीटर। मतलब इसकी हाइट कितनी होगी? 42 मीटर। ठीक है, ये होता है, समझ गए? ये देखो, इस तरह से आपको पूरा सम करना है। ये उन्नयन और अवनमन में फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। बस होता क्या है, देखो कोई पर्सन होता है, कोई भी पर्सन है, यहां पर पर्सन कोई सीधा खड़ा है, इस तरह से पूरा तो मैं बना नहीं सकूंगा, और इस तरह से मान लो ये बस उसके हाथ पैर हैं, यहां पर उसकी आई है। तो आई साइट जब हम हॉरिजॉन्टल के साथ देखते हैं ना, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को तो आई साइट मतलब हम कहेंगे भाई सीधी हॉरिजॉन्टल में जा रही है। अब जितना ये ऊपर की तरफ देखेगा इसका यहां के साथ कोण, और जितना नीचे की तरफ देखेगा इसके साथ कोण, इस कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। और इस कोण को अवनमन कोण कहा जाता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन एंगल इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर वैसे ओरिजेंटल लाइन और ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ये होते हैं उन्नयन और अवनमन कोण। अब आप सोच रहे होगे ये ऊपर वाला कौन सा कोण हुआ? तो ये अवनमन कोण हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं लाइन यहां पर ड्रा कर दूं इस तरह से, बस यूं सोचो
इसको बिल्कुल सही, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, गड़बड़ ये होगी कि इस एंगल को हम अवनमन नहीं कह सकते। अवनमन कौन कौन सा होता है? जब कोई पर्सन यहां पर खड़ा हो सीधी लाइन के साथ एंगल, इसको अवनमन कौन कहते हैं भाई? इसको मत लिखना, ठीक है। तो आप क्या लिखना, B इज इक्वल टू क्यू एंगल ऑफ 90 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये लिखना भाई, ऊपर वाला मत लिखना। ऊपर वाला ना उन्नयन है ना अवनमन है, कोई भी नहीं है। दरअसल अवनमन कौन क्या होता है? जब हम यहां से, जैसे यहां पर कोई मान लो कि ये पोल है या मान लो बिल्डिंग है, ऊपर कोई पर्सन खड़ा है और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और मान लो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस वाले एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। मतलब ये एंगल ना तो उन्नयन कोण है ना अवनमन कोण है, ठीक है। करेक्शन कर लोगे ना, जहां पर एंगल A इज इक्वल टू P लिखा है वहां पर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R लिखना है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है, यहां से ये याद रखना। और देखते हैं लास्ट सम हमारा 16th है। AD और PM ट्रायंगल ABC की मीडियंस हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल इसमें फिर से ABC, इसका भी मीडियन है AD, और फिर से एक दूसरी ट्रायंगल PQR, PM इसका भी मीडियन है। मीडियन है भाई, ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं गिवन में, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। टू प्रूव क्या है? AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। प्रूफ देखो, AD PM AB PQ, AD ये वाली और AB ये वाली, AB AD, AB और AD से ये वाली ट्रायंगल बनती है, PQ PM से ये वाली ट्रायंगल बनती है। अगर आप किसी तरीके से इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखा पाए तो इस पे CPST लगा के साइड को प्रोपोर्शनल करके ये आएगा। दे क्या रखी है? पूरी ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, दिखानी हाफ है भाई। तो सबसे पहले तो हम ये पूरी वाली लेते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसका मतलब एंगल जो B है वो तो एंगल Q के बराबर होगा, किससे? बाय CPST से, ठीक है। और एंड AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज D एंड M आर 14th की तरह 12th की तरह चलेगा थोड़ा सा, मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR रिस्पेक्टिवली। सो BC की वैल्यू 2 BD और QR की वैल्यू 2 QM। अगर ये 2 QM है, रख दो पुट इन 1, इसको 1 में रखो, पुट इन 1, तो AB बाय PQ इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 BD और बाय में 2 QM, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मतलब आया AB बाय में PQ इज इक्वल टू BD बाय में QM। देखो ये तो दो साइड हुई और ये इनका एंगल हुआ, तो ये ट्रायंगल इसके, क्योंकि देखो इसी के हैं ABBD इस ट्रायंगल की साइड है, PQQM इस ट्रायंगल की साइड है, तो इसका मतलब, और एक ये एंगल एक पहले से ही बराबर है, तो SAS सिमिलर रूल से ट्रायंगल ABD यहां पर लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM। इस पे CPST लगा दो, CPST लगाने के बाद AB बाय में PQ और इज इक्वल टू AD बाय में, यही दिखाना ना AD, तो AD बाय में PM। ये हो गया, किससे हुआ? ये बाय CPST से हुआ। ये है हमारा 16 सम, जो कि कुछ 12th सम की तरह है। यहां तक हम 12th में कर चुके थे, ये भी दे रखा था 12th में, ये भी वैल्यू रखी थी, यहां तक हम 12th में कर चुके हैं। बस यहां पे करने के बाद उसमें क्या है ना, ये नहीं दे रखा था, ये नहीं दे रखा था,
तो ये नहीं दे रखा था, वहां पर हमने यहां पर CPCT की जगह सिर्फ इसमें फर्क है भाई, ये इतना फर्क है। बाकी 16th और 12th बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है। तो आज ये हमारी 6.3 कंप्लीट होती है। कल हम फिर 6.4 और इसकी थ्योरम करेंगे। इसमें एक ही थ्योरम है, 6.1 में कोई थ्योरम नहीं थी, 6.2 में 2 थ्योरम थी, 6.3 में 3 थ्योरम थी, 6.4 में 1 थ्योरम है, और उस थ्योरम को हम करेंगे, फिर हम आगे एक्सरसाइज अपनी शुरू करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये 6.3 हमारी कंप्लीट कर लेना।